हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से मेरे चैनल रिसर्च फॉर यू में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको टॉपिक सेलेक्ट करना रिसर्च के लिए और लिटरेचर रिव्यू कैसे बनाना है वो मैंने आपको 2 वीडियोस पोस्ट किए थे, जो कि रिसर्च के बहुत ही बेसिक काम होते हैं। आज मैं आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर आता हूँ, जिसमें मैं आपको सिनॉप्सिस के बारे में बताऊंगा। फॉर्मेशन क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, अच्छी सिनॉप्सिस कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सिनॉप्सिस का मतलब ये हो गया कि आपका एक ब्लूप्रिंट, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले उसका एक मैप बनता है, उस मैप को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिनॉप्सिस ठीक उसी तरह एक गाइडिंग स्टार या आप कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है, जो आपकी फ्यूचर स्टडी का बेस है। आप उससे अलग जाकर कुछ काम नहीं कर सकते, आपको अपने सिनॉप्सिस के अनुसार ही काम करना होगा। तो दूसरा पॉइंट, सारे कंपोनेंट जो हैं वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में उसमें होनी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब कि एक्यूरेसी के साथ मेंशन करो कि जो भी आप काम करने वाले हैं, जो भी फॉर्मेशन करने वाले हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में उसमें दिखने चाहिए। अच्छा, एक बार सिनॉप्सिस, तीसरा पॉइंट जैसे कि आप देखें यहाँ पे कि एक बार सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो गई तो उसके बाद आपके लिए बाकी काम इजी हो जाता है। पहला काम तो ये है कि सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना, एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर करना, और फिर उसको अपने डीआरसी या आरएसी में अप्रूवल लेना उसका। तो एक बार अगर वो हो गया तो आपके लिए वो ब्लूप्रिंट हो जाता है आगे के काम के लिए। ठीक है, अगर हम सिनॉप्सिस को समझना चाहें, उसको डिफाइन करना चाहें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिनॉप्सिस के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ ब्रीफ समरी दैट प्रोवाइड्स एन आइडिया व्हाट द रिसर्च इज ऑल अबाउट। पहली चीज़ कि रिसर्च किसके बारे में है, तो वो मेंशन करना है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द स्टडी लाइन और मेन पॉइंट्स एंड अदर डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द वर्क विच में इंक्लूड स्टाइल, जॉनर, पर्सन, करेक्टर, नोट, सेटिंग एंड सो ऑन। मतलब क्या है कहने का कि सिनॉप्सिस केवल ऐसा ही नहीं है कि एकेडमिक रिसर्च में ही इस्तेमाल है। आप मूवी बना रहे हैं, आप कोई टीवी शो बना रहे हैं, आप कोई किताब लिख रहे हैं, या आप कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, या वीडियो गेम बना रहे हैं, आपको हर इस तरह के काम में जिसमें कि कुछ रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है, उसमें आपको उसका कंसाइज फॉर्म उससे पहले देना होगा, जिसको कि हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, क्या आउटपुट टेंटेटिव होगा इसका, उसका स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी, लोग कौन इन्वॉल्व है, तो वो आपकी सिनॉप्सिस है। बेसिक चीज़ें क्या हैं कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा अपने दिमाग में, क्योंकि उससे पहले जब आपकी डीआरसी की मीटिंग होती है या आपकी आरएसी की मीटिंग होती है, तो उससे पहले आपको करीब 1 साल लगता है आपके कोर्स वर्क के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। आपसे बार बार लिटरेचर रिव्यू करने को बोला जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं, या ये सब काम इसीलिए होते हैं कि ताकि आप समझें कि रिसर्च का मतलब क्या है। तो जितना ज़्यादा आप उसको सीरियसली लेंगे, उतना ज़्यादा क्लियर आप अपनी सिनॉप्सिस में होंगे। ठीक है, इससे दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपका कन्फ्यूजन कम होगा। ठीक है, आप अपना खुद का रिसर्च प्रोसेस समझ पाएंगे कि मेरे को कैसे काम करना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्लैरिटी आएगी, आपके हाइपोथेसिस यूनिक बनेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखें यहाँ पे कि आपको इसको अपने गाइड से या रिस्पेक्टिव एजेंसी से अप्रूवल लेना होगा, जैसे कि रिसर्च डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर्स है, और खुद अपने आप उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ मैंने सही काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम लास्ट में देखें आप, लास्ट पॉइंट है कि बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द आइडिया ऑफ स्टडी। मतलब आप जो खुद काम करने वाले हैं उसके ऊपर आपको खुद एज अ रिसर्चर भरोसा होना चाहिए कि मैं सही काम करने जा रहा हूँ। ये कुछ टेंटेटिव फॉर्मेट्स हैं सिनॉप्सिस के। ये कह लें कि आप सिंगल फॉर्मेट है जिसमें कि मैंने 9 टॉपिक्स लिए हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, जैसा कि आपके डिपार्टमेंट में कहा जाए या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि इसमें आप देखें, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च गैप है, रिसर्च मेथोलॉजी, स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम का स्कोप ऑफ स्टडी है, लिमिटेशन है, चैप्टर स्कीम है, रेफरेंस है। बट क्रोनोलॉजी ऑलमोस्ट यही रहेगी इसकी। जो टॉपिक्स की अपीयरेंस है वो ऑलमोस्ट यही रहेगा। ठीक है, अब पहला टॉपिक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम फॉर्मेट डिस्कस करते हैं एक बार। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड रहेगा। पहली बात, फर्स्ट टॉपिक बैकग्राउंड है, जिसमें कि आप पुरानी जो 8-10 स्टडीज़ आपने पहले देखी हैं, पढ़ी हैं, आपने लिटरेचर रिव्यू का जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट से आप ले सकते हो, जो ऑलरेडी आपने पहले काम कर रखा है। नहीं किया तो आप कर लें। ठीक है, आप कुछ लिटरेचर रिव्यू करें। ठीक है, उसमें से देखें कि पुराने स्टडीज़ में क्या क्या काम हो रखा है, कुछ बैकग्राउंड टॉपिक का वहाँ मिलेगा। तो वो बैकग्राउंड आपको 8 से 10 रेफरेंसेस में ख़त्म कर देना है। मतलब इसका हो गया कि 1 से 1.5 पेज करीब।
फिर आप आएंगे उसी टॉपिक पे दिए गए करंट डेवलपमेंट में, जिसमें कि आपको 5 से 7 या 10 रेफरेंसेज आपको देने होंगे। वापस वो जो करंट डेवलपमेंट है वो कितने में आएगा, मान लें 1 से 2 पेज, फिर वापस कोई डायग्राम डालना है, कोई ग्राफ डालना है, तो वो उसमें इस स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट सिनेरियो देखें टॉपिक का। करंट सिनेरियो का मतलब कि लास्ट करंट सिनेरियो का मतलब ये नहीं हुआ कि कल क्या हुआ, ये 1 महीने पहले क्या डेवलपमेंट हुआ, 2 महीने पहले क्या डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब कम से कम लास्ट 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और फिर फाइनली आप देंगे उस लिटरेचर का, या जो इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे लिखा है उसका रिलेशन आपके अपने टॉपिक के साथ क्या है। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किसी भी टॉपिक पर आपने काम शुरू किया, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना पुराना रेफरेंस लेना है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग से टॉपिक लिया है तो आप 10 साल 15 साल से पुराना रेफरेंस नहीं ले सकते। कोई आपने माइथोलॉजिकल धार्मिक टॉपिक ले रखा है, सोशल टॉपिक ले रखा है, या इस तरह का टॉपिक जो ऑर्थोडॉक्स टॉपिक है वो ले रखा है, तो फिर आपको 10-20 साल 25 साल 30 साल पुराने रेफरेंस भी कोट करने पड़ेंगे। फिर देखिए सेकंड आ गया लिटरेचर रिव्यू, जो रहेगा पॉइंट। इसमें क्या करना है आपको, लिटरेचर रिव्यू में 25 से 30 रिव्यू, डिपेंडिंग किसके ऊपर, आपके टॉपिक के ऊपर, आपके ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी के ऊपर। ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी का मतलब कि आप कितने स्कोप पे काम करोगे, ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रहे हो, स्टेट पे काम कर रहे हो, सिटी पे काम कर रहे हो, वो ऑपरेशनल ऑक्यूपेंसी होगी। ठीक है, अब रिव्यू कहाँ से आएंगे, रिव्यू आएंगे जनरल आर्टिकल से, मैगजीन से, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की पब्लिश्ड या नॉन पब्लिश्ड रिपोर्ट से। इसमें ये हो सकता है कि आपको कभी कभी रिपोर्ट लेने में शायद थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करने पड़े, तो आप सही सोर्स देखकर पैसे खर्च करें नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, कि आपको किस सोर्स से वो रेफरेंस लेना है। कभी ज़रूरत है, कभी नहीं होती है, हमेशा ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे खर्च करके रिपोर्ट लें। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, क्या करना होगा आपको, रीसेंट रिव्यू से स्टार्ट करना है, जो करंट ईयर हो गया, अगर है तो, नहीं है तो उसके 1 साल पहले, मान लो 2022 का कोई रेफरेंस आपको नहीं मिल रहा। जो स्टूडेंट या जो स्कॉलर 2023 में शुरू करेंगे तो शायद 23 का तो कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, तो आप प्रीवियस ईयर ले लो, 22, 21, 20, 19 से स्टार्ट कर दो, और फिर आप डाउन द लाइन 2019, 2018, 17, 15, 12, 10, 9 ऐसे धीरे धीरे करके पीछे करेंगे। ठीक है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल का सीनियर लेना है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च गैप। रिसर्च गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंस है आपके द्वारा किए जाने वाले काम में और जो पुरानी स्टडीज हो चुकी है ऑलरेडी, उनमें क्या आउटपुट आया, उनका आउटपुट आपके लिए बेस हो गया। तो उन्होंने जो नहीं किया वो आप करने जा रहे हो। जैसे कि टूल्स है, मान लो किसी स्कॉलर ने शुरुआत में केवल मीन मीडियन मोड निकाल के डेटा एनालाइज कर दिया। ठीक है, तो आप उसकी शॉर्टकमिंग बताएंगे कि मीन मीडियन मोड में डिफरेंस क्या है, और जो आप काई स्क्वायर टेस्ट या अनोवा टेस्ट या टी टेस्ट लगाने जा रहे हो उसका बेनिफिट क्या है। तो ये एक गैप बन गया कि उसने टूल्स थोड़े से हल्के लिए थे, आप टूल्स थोड़े से अच्छे ले रहे हो। ठीक है, किसी ने सिर्फ MS एक्सेल यूज़ करके डेटा एनालाइज कर दिया, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर स्टडीज़ में डेटा जो है केवल MS एक्सेल के वाया एनालाइज हुआ, और हम इसको SPSS में या मैटलैब या किसी इसमें एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट हमारे अच्छे आने की उम्मीद है। किसी ने केवल एक स्टेट पर काम किया, मान लो मध्य प्रदेश पर काम किया, आप बोलते हैं कि नहीं हमारी स्टडी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को भी लेगी, तो वो क्या हो गया कि आपका स्कोप बड़ा हो गया, पुरानी स्टडीज़ का छोटा हो गया, तो वो एक रिसर्च गैप हो गया। ठीक है, डिफरेंस शुड बी क्लियरली मेंशन। मतलब क्या हुआ कि आपको ये डिफरेंस वर्बैटम में 0-1 करके मेंशन करने होंगे कि 3, 4, 5 पॉइंट होंगे कि हाँ ये डिफरेंस थे जो मैंने आइडेंटिफाई किया, और ये गैप्स वही गैप्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे वो डिफरेंस। ठीक है, यहीं पे आपको रिसर्च गैप में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपने टूल्स और टेक्निक्स के बारे में देना होगा कि आप अनोवा यूज़ करेंगे, SPSS एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटा का सोर्स क्या रहेगा, वाया क्वेश्चन एरिया, सेकेंडरी डेटा है जो भी है, वो डेटा का सोर्स थोड़ा सा 3-4 लाइन आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर तीसरा आ गया रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसर्च की मेथोडोलॉजी क्या होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी शुड बी मेंशन ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसमें पॉइंट क्या है मेजर, पहला पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन। आप मान लो प्राइमरी डेटा पे काम कर रहे हो तो एक्सप्लोरेटरी नेचर नहीं होगा, उसका होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर। आप लिखेंगे कि मेरी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो नेचर में डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, सेकेंड डेटा पे काम कर रहे हैं तो वही डिज़ाइन आपकी एक्सप्लोरेटरी हो जाती है। ठीक है, सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या होगा वो दिखाना होगा आपको, शॉर्ट में दिखाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में शॉर्ट में दिखाओ।
टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन कि क्या टूल्स आपको वाया क्वेश्चनर लेंगे, ऑब्जर्वेशन शीट यूज़ करेंगे, चेकलिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, वीडियोग्राफी करेंगे, कैसे करेंगे, बाय द वे ऑब्जर्वेशन डेटा इकट्ठा होगा तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। फिर टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, रैंसम टेस्ट हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, मल्टीपल रिग्रेशन होगा, ये सब आपको टूल्स में मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर आप इसका जो डिटेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि सिनॉप्सिस है तो सिर्फ आप वो लिखो जो आप समझा पाए, ठीक है, उतना यूज़ करना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस एरिया में स्टडी करने जा रहे हो, जिस टॉपिक पे करने जा रहे हो, वो टॉपिक लेने के पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कि आप डिजिटल मार्केटिंग की रीच कस्टमर्स में कितनी है उसके ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हो या स्टडी करने जा रहे हो, तो अभी करंट सिनेरियो क्या है उसका, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप अपना स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। और कभी भी आप ये सोचकर नहीं चलें कि आप एज अ इंडिविजुअल रिसर्चर, जैसा कि इसमें पहला पॉइंट आप देखें, इज लाइक डिफाइनिंग योर रिसर्च इन द वर्ड्स ऑफ होल रिसर्च फ्रेटर्निटी। मतलब आप कभी भी अपने आप को इंडिविजुअल रिसर्चर नहीं समझें, आप ये समझें कि आप जिस एरिया का रिसर्च करने जा रहे हो ना, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, कि आप सारी फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे फ़ायदा ये है कि आप इंडिविजुअल नहीं होके, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन का जो एरिया है वो बहुत वाइड हो जाएगा और आप अपनी बेसिक शॉर्ट कमिंग से ऊपर आएंगे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे इश्यूज एंड कंसर्न्स जो होते हैं बेसिक, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर द टूल्स एंड टेक्निक्स कैन ऑल्सो बी मेंशन, मतलब जो टूल्स एंड टेक्निक्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, जैसे कि आज के टाइम में आप देखें कि बेसिक एसपीएसएस के अलावा जो मॉडलिंग टूल है, स्मार्ट PLS3 का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। बेसिक कंपोनेंट्स वही हैं, उसमें भी वेरिएशन आता है, उसमें भी कोरिलेशन आता है, उसमें भी रिग्रेशन आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन का फॉर्म अलग है, ठीक है। आपको मॉडल के फॉर्म में अपने एनालिसिस प्रेजेंट करें तो आप उसको दिखाओ कि हाँ ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ, हम इसको यूज़ करेंगे और इससे रिजल्ट आने की उम्मीद है जो कि पहले नहीं है, ठीक है। टोटल स्पेस इसका सिनॉप्सिस में आप 1 से 1.5 पेज, बस, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम है ये। आप 1 पेज के अंदर ही अंदर लेकर आए, मतलब 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ मैक्सिमम है, ठीक है। फिर आएगा स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी आप ऐसे कर लें कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होगा। स्कोप ऑफ स्टडी का मतलब हो गया कि आप की जो रिसर्च आप करने जा रहे हो उसकी सीमा कितनी है, ठीक है, उसकी एरिया ऑफ ऑपरेशन कितना है, कि आप जो रिसर्च करेंगे उसके रिजल्ट्स कहाँ तक लागू होंगे, या उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, मतलब बेनिफिशरी कौन कौन है, ठीक है। शायद गवर्नमेंट एजेंसीज हों, शायद प्राइवेट सेक्टर के कुछ कंपनीज हों, कोई पर्टिकुलर ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, या कोई भी जो आपकी रिसर्च के द्वारा बेनिफिटेड है उसका नाम यहाँ पे आपको देना होगा। नेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है, या स्टेट लेवल पे कोई पॉलिसी फॉर्मेशन में आप हेल्प करने वाले हो, तो वो आपका स्कोप हो गया। फिर लिमिटेशन देंगे। लिमिटेशन भी आपको पॉजिटिव फॉर्म में देनी होती है। लिमिटेशन में आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं थे, फीमेल्स है तो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है तो मेरा घर में काम करना होता है इसलिए मैं ढंग से काम नहीं कर पाई, या ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको ये इसमें लिमिटेशन में वही चीज़ें लिखनी हैं जो जनरल लिमिटेशन होती हैं, जैसे कि आपके पास टाइम कम था, अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता तो शायद आप ज़्यादा वर्क कर सकते थे, ठीक है। आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट था, मतलब आप सिर्फ मध्य प्रदेश में, यूपी में और दिल्ली में काम कर पाए, ठीक है। अगर आप उसको 5 स्टेट में लेकर जाते हैं, 10 स्टेट में लेकर जाते हैं तो शायद रिजल्ट ज़्यादा प्रिसाइज आपको मिलते, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 या 5 लिमिटेशंस आप लिखेंगे, वो भी इस तरह लिखेंगे जो कंस्ट्रेंट दिखाई दे। जैसे कि लास्ट अभी कोविड-19 निकला है तो वो आप देखें सेकंड पॉइंट में इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट है कि आप लोगों से फिजिकली नहीं मिल सकते जाके, तो ये क्या है, कोविड-19 है तो आप लोगों से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो इस तरह के कंसेंट आपको लिखने होते हैं, ठीक है। जनरल कंसेंट मत लिखो कि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये मत लिखो, ये नहीं लिखना होता। फिर आपको चैप्टर स्कीम देनी होती है। चैप्टर स्कीम का मतलब ये होगा कि आपकी जो थीसिस बनेगी, आपका जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा फाइनली, उसमें चैप्टर कितने होंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर कुछ एक चैप्टर में लिखे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च मेथोलॉजी है, डेटा एनालिसिस है, रिजल्ट डिस्कशन है। इसमें ये बेसिक 5 चैप्टर हैं। टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट, आपका मान लो कोई सेकेंडरी डेटा के ऊपर आपने टॉपिक लिया तो शायद उसमें नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आपने स्टेट्स कवर किए, मान लो 7 स्टेट आपने लिए तो हर स्टेट के ऊपर एक चैप्टर अगर आप बनाना चाहो
तो 7 चैप्टर आपके तो यही हो गए, तो मतलब टोटल थीसिस क्या बैठी है आपके 10 चैप्टर के आसपास। तो ये डिपेंड करता है जैसा कि गाइड आपका डिपार्टमेंट और आपकी जो स्टडी है वो अलाउ करे, उसके अकॉर्डिंग है। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये कंक्लूसिव नहीं है, आप इसमें अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, तो एक तो थीसिस का इंट्रोडक्शन हो गया, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। दूसरा हो गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी, जहाँ पे आप अपने टॉपिक के बेसिक्स समझाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ही 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो इस तरह मतलब आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अपने चैप्टर घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक 5 चैप्टर होनी चाहिए, ठीक है। फिर रेफरेंसेस आ गए लास्ट में, जब आप ये खत्म हो जाएगा तो रेफरेंसेस आ गए। रेफरेंसेस में क्या रहेगा, इसमें आपको किस फॉर्म में रेफरेंस है, उसमें 3 मेजर पॉइंट है कि एक तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कि अगर मान लो आपके इवांस 1998, ग्रैंडल 2012, तो जब आप रेफरेंसेस लिखेंगे तो उसमें इवांस 1998 पहले आएगा, ग्रैंडल 2012 सेकंड नंबर पे आएगा। फिर मान लो कोई रेफरेंस आ गया, शुक्ला एटल करके कोई रेफरेंस आ गया, तो वो मान लो 1995 का, लेकिन फिर भी वो 3rd नंबर पे ही आएगा। तो जैसे जैसे अपीयरेंस है आपके सिनॉप्सिस में रेफरेंसेस का, वैसे वैसे आप उनको लिखेंगे। या फिर अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हैं कि पहले ई आया, इवांस आया तो ई पहले आ गया, ग्रैंडल आया तो ग्रैंडल सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे सिंग एटल करके आ गया तो 3rd नंबर पे आ गया, तो वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आ गया, वो ईयर उसमें फिर माने नहीं रखते। फिर 3rd आप ईयर वाइज ले सकते हो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, वो अपीयरेंस से अलग होगा, ठीक है। कि जैसे इवांस 1998 आ गया, ग्रैंडल 2012 आ गया, ठीक है, शुक्ला एटल आपका 2013 आ गया, सिंह एटल आपका 2015 आ गया, तो ईयर वाइज फिर आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सोर्स के हिसाब से भी लिख सकते हो कि पहले आर्टिकल अलग लिखोगे, रिपोर्ट्स अलग लिखोगे, बुक्स अलग लिखोगे, वेब सोर्सेज अलग लिखोगे, वो भी एक फॉर्म हो सकता है। फिर उसमें आप ये कर सकते हो कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट में मेजर थीसिस में जो आप करने वाले हो, कि आपका रेफरेंस का स्टाइल क्या है। APMA स्टाइल है आपका, MLA 6 स्टाइल है, या जो भी आप लेने वाले हो वो पर्टिकुलर स्टाइल जो आप यहाँ मेंशन करेंगे वही आप अपनी फर्दर थीसिस में भी करने वाले हो, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें कि आप ये स्टाइल और रेफरेंसेस शो करोगे, ठीक है, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए सिनॉप्सिस का एक छोटा सा एक वीडियो है जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा आपके सिनॉप्सिस को फ्रेम करने में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।